दिस इज सीमा। वेलकम टू आवर चैनल फर्स्ट फ्लाइट। आज हम क्लास 8 का चैप्टर 5 करने जा रहे हैं, कोयला और पेट्रोलियम। कोयला और पेट्रोलियम के बारे में हम पूरी जानकारी इस चैप्टर में करने वाले हैं। तो इसमें सबसे पहले ये हमारी इंट्रोडक्शन वीडियो रहेगी। इसमें हम मोटा मोटा देख लेते हैं कि हम चैप्टर में क्या पढ़ने जा रहे हैं। तो इसमें सबसे पहले हम पदार्थों के विषय में, पदार्थ क्या होते हैं, ये हमने जो चैप्टर 4 है उसमें हमने पदार्थ के विषय में पढ़ा था कि पदार्थ क्या होते हैं। जो हमें जो भी वस्तु दिखाई दे रही होती है, जो भी वस्तु होती है, वो जिस सामग्री से बनी होती है उसे हम क्या कहते हैं, पदार्थ कहते हैं। जैसे कोयला, पेट्रोलियम, ये सब क्या होते हैं, पदार्थ होते हैं। जितने भी धातु होते हैं, लोहा, ये जो कॉपर वगैरह होते हैं, ये सब क्या होते हैं, ये पदार्थ होते हैं। तो अब जो यहाँ पे पदार्थ हैं, यहाँ पदार्थ होते हैं, ये प्राकृतिक संसाधन भी होते हैं और मानव निर्मित संसाधन भी होते हैं। पदार्थ क्या होते हैं, प्राकृतिक संसाधन भी होते हैं और मानव निर्मित संसाधन भी होते हैं। ये जो प्राकृतिक संसाधन होते हैं, ये प्राकृतिक संसाधन होते हैं जैसे जो हमें प्रकृति से प्राप्त होते हैं, और मानव निर्मित वो होते हैं जो मनुष्य ने बनाए हैं, वो मानव निर्मित होते हैं। प्राकृतिक संसाधन हो गए कोयला, पेट्रोलियम, खनिज तेल इत्यादि, ये सब क्या होते हैं, ये सब प्राकृतिक संसाधन हैं। ऊर्जा, जो सौर ऊर्जा होती है, हवा होती है, पानी होता है, ये सब कौन से होते हैं, ये सब प्राकृतिक संसाधन होते हैं। ये जो प्राकृतिक संसाधन होते हैं, ये दो तरह के होते हैं। प्राकृतिक संसाधन दो तरह के होते हैं। ये होते हैं अक्षय प्राकृतिक संसाधन और समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन। अक्षय से मतलब उसका क्षय होना, डिके होना, मतलब वो धीरे धीरे उसका, और अक्षय जो समाप्त नहीं होते, यानी कि ऐसे प्राकृतिक संसाधन जो समाप्त नहीं होते, वो कौन कौन से होते हैं। जैसे सूर्य की जो ऊर्जा होती है, सूरज से प्राप्त होने वाली ऊर्जा होती है, सौर ऊर्जा जिसे कहते हैं, पवन ऊर्जा, ये सब क्या होते हैं, ये प्राकृतिक अक्षय प्राकृतिक संसाधन होते हैं। और दूसरे होते हैं, वो होते हैं समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन। समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन यानी कि वो हमें एक लिमिटेड मात्रा में मिले हुए हैं, और उनको यदि हम ज़्यादा यूज़ करेंगे तो वो बहुत जल्दी समाप्त हो जाएंगे, और यदि धीरे यूज़ करेंगे तो वो थोड़े धीरे समाप्त होंगे, यानी कि वो समाप्त जरूर होंगे, चाहे हम उनका जल्दी इस्तेमाल करें, चाहे हम उनका मतलब धीरे धीरे इस्तेमाल करें। ये जो समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन होते हैं, जितने भी खनिज होते हैं, ये होते हैं जो पेट्रोलियम, कोयला इत्यादि होते हैं, ये होते हैं समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन। चैप्टर का नाम है कोयला और पेट्रोलियम। तो कोयला और पेट्रोलियम कौन से संसाधन हैं, समाप्त होने वाले संसाधन। तो हम इस चैप्टर में समाप्त होने वाले जो प्राकृतिक संसाधन हैं उन्हीं का जिक्र करेंगे। किसका जिक्र करेंगे, समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन, और मुख्य रूप से कोयला और पेट्रोलियम का जिक्र करेंगे कि कोयला और पेट्रोलियम क्या है। तो अब हम दूसरा क्या है, कोयला और पेट्रोलियम की। कोयला क्या होता है, कोयले के कौन कौन से हम उत्पाद होते हैं उनको उपयोग में करते हैं। पेट्रोलियम क्या होता है, कोयला और पेट्रोलियम। सबसे पहले हम कोयले के बारे में देखते हैं। ये जो कोयला होता है, ये पत्थर की तरह कठोर होता है। ये कैसे होता है, पत्थर की तरह कठोर होता है। और ये क्या होता है कि ये जीवाश्म ईंधन होता है, जीवाश्म ईंधन होता है, और इसका रंग काला होता है। अब ये जो जीवाश्म ईंधन होता है, ये क्या होता है, ये जो भी जीव वगैरह क्या होता है, जीवाश्म ईंधन जितने भी मतलब जीव जंतु वगैरह, जो भी जो पौधे होते हैं, पौधे और उनके अवशेष होते हैं, वो धरती में दब जाते हैं और उनके ऊपर परत चढ़ती जाती है, और वो बहुत ज़्यादा नीचे। ये जो पौधों के अवशेष होते हैं, ये बहुत लंबे समय तक लगभग 200 वर्षों तक जमीन में दबे रहते हैं, और इनके ऊपर मिट्टी जमती जाती है। और हमें पता है जितनी ज़्यादा मिट्टी जमेगी उतनी ज़्यादा क्या होगी, गर्मी बढ़ेगी। तो ये जो पौधों के अवशेष होते हैं, ये क्या होते हैं, ये फिर कोयले में परिवर्तित हो जाते हैं, तो इसे कहते हैं जीवाश्म। और कोयला क्या है, जीवाश्म ईंधन है। इससे कोयले से और क्या होता है, ये ताप संयंत्र होता है। जैसे अपने हरियाणा में है राजीव गांधी थर्मल पावर प्लांट है, तो उसे क्या
क्या कहते हैं तापीय विद्युत संयंत्र जो होता है, इसमें वहाँ पे क्या होती है कि कोयले से बिजली बनाई जाती है। तो इसका उपयोग, इसका रंग काला हो गया। जैसे अब हम इसमें पढ़ेंगे कि कोयला है, इसका उपयोग कहाँ कहाँ होता है। हम शादी वगैरह में, हम शादियों में जाते हैं तो वहाँ पे देखते हैं कि वो लोग क्या है, जो हलवाई लोग हैं वो कोयले का उपयोग कर रहे हैं। ज़्यादातर कोयले का उपयोग हलवाई वगैरह करते हैं। तो वो इससे तो इसको खाना पकाने के ईंधन के रूप में इसका उपयोग होता है। पहले जो रेल के इंजन चलते थे वो कोयले से चलते थे। रेल होती थी, रेल में वो कोयला डालते थे, फिर वो उससे क्या थी कि भाप बनती थी और भाप बन करके रेल चलती थी। तापीय जो शक्ति संयंत्र होते हैं वहाँ पे बिजली उत्पन्न करने के लिए होता है। विभिन्न उद्योगों में भी ईंधन के रूप में कोयले का प्रयोग किया जाता है। एक होता है कार्बनीकरण। ये कार्बनीकरण क्या होता है? कार्बनीकरण होता है वनस्पति के धीमे प्रक्रम द्वारा कोयले में परिवर्तन। वनस्पति जो भी होती है ये धीमा प्रक्रम होता है, मतलब ये मैंने बताया था कि ये धरती में जब ये पड़े होते हैं, ये धरती में दबते जाते हैं। इससे क्या होगा कि काफ़ी समय बाद, काफ़ी सालों बाद, सैकड़ों सालों के बाद ये क्या होता है, ये कोयले में परिवर्तित हो जाते हैं। जैसे आज एक लकड़ी है वो नीचे भूमि में दब गई और वो दबी रही, उसके ऊपर जो है वो रेत की परत जमती जाएगी, उससे बहुत ज़्यादा क्या होगी, उच्च ताप और दाब के कारण वो क्या होगा, वो कोयले में परिवर्तन हो जाता है। तो इसे हम क्या कहते हैं? कार्बनीकरण कहते हैं। वायु को गर्म करने पर जो होती है ये वायु में गर्म करते हैं जब हम इसे, तो ये जलता है और जलने पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न करता है। तो इससे जो कोक, कोलतार, कोयला, गैस ये क्या होते हैं, उद्योग में कोयले के प्रक्रमण द्वारा प्राप्त कोक होता है। ये क्या होता है? काला होता है, कठोर भी बहुत ज़्यादा कठोर होता है। सरंध्र होता है। सरंध्र क्या होता है? सरंध्र वो होता है जो क्या है, वो हवा में खुला छोड़ने पर उड़ जाता है। तो इससे कोक प्राप्त होता है। इसका उपयोग इस्पात के औद्योगिक निर्माण में किया जाता है। धातुओं के निष्कर्षण में किया जाता है। निष्कर्षण क्या होता है? जैसे धातुओं का निष्कर्षण क्या होगा, ये जब हम धातुओं को प्राप्त करते हैं तो ये अशुद्ध अवस्था में हमें मिलते हैं। तो इनको शुद्ध अवस्था में लाने के लिए, यानी कि इनको शुद्ध अवस्था में लाने के लिए, यानी कि इनमें से अशुद्धियाँ दूर करना, वो क्या होती है, वो निष्कर्षण होता है। तो धातुओं की अशुद्धियाँ दूर करने के लिए भी कोक का प्रयोग किया जाता है। इससे कोलतार भी प्राप्त किया जाता है। इसकी जो इसमें से दुर्गंध आती है, कोलतार हमने सड़कों पे देखा था, सड़कों में अच्छा खासा लगभग 200 पदार्थों का मिश्रण होता है और ये बहुत ही काला और गाढ़ा होता है। कोलतार आपने सड़कों पे देखा होगा, वहाँ पे कोलतार होता है और ये लग जाए तो इसलिए हटता नहीं है, फिर जहाँ पे भी अपनी बॉडी पे गिर जाता है वहाँ पे। कोलतार से जो प्राप्त उत्पाद होते हैं वो ये होते हैं ये कि प्रारंभिक पदार्थों के रूप में विभिन्न पदार्थों के जो औद्योगिक निर्माण होते हैं वहाँ पे किया जाता है और उद्योगों में भी किया जाता है। जैसे संश्लेषित रंग होते हैं जो कृत्रिम रंग बनाए जाते हैं। एक तो नेचुरल रंग होते हैं और दूसरे होते हैं कृत्रिम जो हम बनाते हैं। उनमें इस वो रंग बनाने के लिए भी इसका कोलतार का प्रयोग किया जाता है। विस्फोटक बनाने के लिए, सुगंधित प्लास्टिक बनाने के लिए, औषधियाँ बनाने में भी, पेंट बनाने में, जैसे औषधियाँ बनाने जो नेफ्थलीन की गोलियाँ होती हैं, ये क्या होती हैं, मौत और कीटों को भगाने के लिए प्रयोग की जाने वाली गोलियाँ होती हैं। तो इस वो भी कोलतार से हमें मिलती है। पेंट में जो हम कलर करते हैं उसमें फोटोग्राफिक सामग्री होती है, उसमें जो छत बनाते हैं घरों की, उसकी सामग्री के रूप में भी कोलतार का प्रयोग किया जाता है। एक बिटुमेन भी होता है जो क्या होता है, सड़क निर्माण में आजकल उसका प्रयोग किया जाता है। पहले कोलतार का ज़्यादा उपयोग होता था, पर आजकल पक्की सड़कों के निर्माण में बिटुमेन का प्रयोग किया जाता है। ये एक पेट्रोलियम उत्पाद कोयले का प्रक्रमण होता है, उसके द्वारा जो कोक बनाते हैं उस समय इसकी कोयला गैस की प्राप्ति होती है। कोयला प्रक्रमण संयंत्रों के निकट स्थापित बहुत से उद्योग होते हैं, उनके ईंधन के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। जो कोयला प्रक्रमण संयंत्र होते हैं उनके पास में बहुत से उद्योग होते हैं, वहाँ पे इनके ईंधन के रूप में इसका कोयला गैस का प्रयोग किया जाता है। 1810 में लंदन में कोयला गैस का पहली बार उपयोग किया गया था। 1920 में ईस्वी में न्यूयॉर्क में जो सड़कों पर रोशनी के लिए
कोयला गैस का प्रयोग किया गया था। आजकल ऊष्मा के स्रोत के रूप में उपयोगी रोशनी के लिए नहीं, इसका उपयोग रोशनी के लिए नहीं किया जाता। आजकल ऊष्मा के स्रोत के रूप में इसका उपयोग रोशनी के लिए नहीं किया जाता। अब हम देखते हैं पेट्रोलियम के बारे में। किसके बारे में देखते हैं हम? पेट्रोलियम के बारे में। पेट्रोलियम क्या होता है? इसका ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है। पेट्रोलियम से ही पेट्रोल और डीजल प्राप्त किया जाता है और पेट्रोलियम से ही जो हमारी जो एलपीजी गैस होती है वो उसी समय भी इसी से प्राप्त होती है। तो ये जो पेट्रोल होता है ये किसके लिए होता है? ये हल्के वाहनों के रूप में इसका उपयोग किया जाता है और डीजल का भारी वाहनों में उपयोग किया जाता है। ईंधन के रूप में भी इसका उपयोग किया जाता है। डीजल और पेट्रोल की प्राप्ति पेट्रोलियम से होती है। कोयले का निर्माण होता है वो वनस्पति के भूमि में दबने के कारण होता है, परंतु जो पेट्रोलियम का जो निर्माण होता है वो जो समुद्र में रहने वाले जीव होते हैं वो जब मर जाते हैं और वो नीचे तह में जाकर के समुद्र की तलहटी में जाकर के जम जाते हैं और बहुत समय तक वो रहते हैं। उनके ऊपर रेत और उसकी जो मिट्टी की जो तह होती है उसके द्वारा वो ढक जाते हैं और लाखों वर्षों में वायु की वहाँ पे अनुपस्थिति होती है। इसका उच्च दाब और ताप के कारण जो मृत जीव होते हैं वो पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस में परिवर्तित हो जाते हैं। जो होते हैं ये पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस में परिवर्तित हो जाते हैं। ये जो पेट्रोलियम और गैस की परत होती है, ये जो पेट्रोलियम की और गैस की परत होती है ये पानी की जो परत होती है उसके ऊपर होती है। जैसे ये परत है, ये किसकी है? ये पानी की है और इसके ऊपर किसकी होगी? पेट्रोलियम की। और गैस की जो परत होगी वो इसके ऊपर होगी। पेट्रोलियम और गैस होती है ये क्या होते हैं? ये पानी में नहीं मिलते। इनकी जो पेट्रोलियम की और गैस की परत होती है ये पानी से ऊपर क्यों होती है? क्योंकि पानी भारी होता है और पेट्रोलियम और गैस होती है वो हल्की होती है। इस कारण से इसकी परत होगी वो ऊपर होगी। पेट्रोलियम और गैस होते हैं ये पानी का परिष्करण होता है। इसमें परिष्करण के बारे में पढ़ेंगे। ये गहरे रंग का होता है, तेलीय द्रव होता है। इसकी जो गंध होती है यानी कि इसमें से जो खुशबू आती है वो अच्छी नहीं आती। ठीक है, इसमें पेट्रोल, डीजल, स्नेक तेल, पैराफिन, मोम इत्यादि ये सब किससे प्राप्त होते हैं? ये सब किसके संघटक होते हैं? ये पेट्रोलियम के संघटक होते हैं। अब इसका परिष्करण यानी कि परिष्करण होता क्या है? ये इसके अंदर पेट्रोलियम में बहुत से संघटक होते हैं। कौन कौन से पढ़े थे? पेट्रोल, डीजल, पैराफिन, मोम, स्नेहक तेल। इनको जो अलग करते हैं उसे हम क्या कहते हैं? इन सब को अलग अलग करना क्या कहलाता है? परिष्करण कहलाता है। और परिष्करण का जो पेट्रोलियम परिष्करणी होती है वहाँ पे इसका परिष्करण किया जाता है। पेट्रोलियम के विभिन्न संघटक होते हैं और उनके बहुत सारे संघटक होते हैं और उनके उपयोग कैसे कहाँ होते हैं। जैसे हमने एलपीजी देखी है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। ये हमारे गैसेस में आती है, हम घर में इसको जलाते हैं। आजकल शादी वगैरह में भी बहुत इसका यूज होता है। पेट्रोल होता है ये हल्के जो वाहन होते हैं उसको हल्के वाहनों को चलाने के लिए पेट्रोल का ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है। वैमानिक ईंधन के रूप में भी, यानी कि विमानों का जो ईंधन होता है हवाई जहाज वगैरह का, उसके अंदर भी जो ड्राई क्लीन हम करवाते हैं, शुष्क धुलाई जिसे बोलते हैं, जो ड्राई क्लीन करवाते हैं कपड़ों पे, वो पेट्रोलियम से होती है। ड्राई क्लीन कैसे होती है? पेट्रोलियम में क्या होता है? पेट्रोल होता है, पेट्रोल में जो ईजी मिलाई जाती है, ईजी मिला करके ड्राई क्लीन की जाती है। मैंने काफ़ी बार की हुई है ड्राई क्लीन। मिट्टी का जो तेल, मटिया तेल, जो पहले हम घरों में चूल्हे में आग जलाने के लिए भी मिट्टी का तेल डालते हैं, तो वो मिट्टी का तेल भी इसी से पेट्रोलियम से प्राप्त होता है। डीजल जो भारी वाहनों को चलाने के लिए डीजल का प्रयोग किया जाता है और भारी मोटर वाहनों और विद्युत जनित ये स्नेहक तेल, ये स्नेहन होता है। पैराफिन मोम होता है, ये मरहम लगाने में, मोमबत्तियाँ बनाने में, जो वेसलिन वगैरह आती है जो हम जिससे हमारी एड़ियाँ नहीं फटती, जो वेसलिन हम लगाते हैं पाँव के मोस्ट ऑफ, तो वो पेट्रोलियम से हमें प्राप्त होती है। बिटुमेन भी इससे प्राप्त होता है। बिटुमेन ये पेंट और सड़क निर्माण में आजकल ज़्यादातर बिटुमेन का प्रयोग
किया जाता है। तो बिटुमेन भी पेट्रोलियम से प्राप्त होता है। ये पेट्रो रसायन क्या होता है? ये होता है पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस से जो प्राप्त उपयोगी पदार्थ होता है वो पेट्रो रसायन होता है। इसका उपयोग अपमार्जक में किया जाता है। अपमार्जक क्या होता है? अपमार्जक होता है जो अशुद्धियाँ निकालना, धातु से अशुद्धियाँ निकालना, वो क्या होता है? अपमार्जन होता है। इससे रेसे बनाए जाते हैं। कौन से रेसे? पॉलिस्टर, नायलॉन, एक्रेलिक, ये सब रेसे इससे बनाए जाते हैं। पॉलीथीन भी इसी से बनता है। और मानव निर्मित प्लास्टिक आदि औद्योगिक उद्योग में हाइड्रोजन गैस क्या होती है? हाइड्रोजन गैस होती है। इसकी प्राप्ति प्राकृतिक गैस से होती है। इसका उपयोग उर्वरकों के उत्पादन में किया जाता है। ये हाइड्रोजन गैस होती है। काला और जो ये पेट्रो रसायन होता है इसे काला सोना कहते हैं। इसको पेट्रोलियम होता है, इसको काला सोना भी कहते हैं। पेट्रोलियम को काला सोना क्योंकि इसका बहुत अधिक व्यावसायिक महत्व है, इसके कारण इसे काला सोना कहा जाता है। वैसे काली मिर्च को भी काला सोना कहा जाता है। और हरियाणा में मुर्रा भैंस होती है, मुर्रा नस्ल की भैंसें होती हैं, उन्हें भी काला सोना कहा जाता है। तो अभी तक आपने मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दें। और अब आगे वीडियो देखते हैं हम। प्राकृतिक गैस होती है, ये भी एक महत्वपूर्ण जीवाश्म ईंधन होती है। प्राकृतिक गैस क्या होती है? महत्वपूर्ण जीवाश्म ईंधन होती है। परिवहन, इसका परिवहन पाइपों द्वारा होता है। भारत में इसके विशाल भंडार पाए जाते हैं। उच्च दाब पर संपीड़ित प्राकृतिक गैस के रूप में ये प्राप्त होती है, यानी कि CNG जो होती है वो यही होती है। इसका ऊर्जा उत्पादन हेतु तो इसका उपयोग किया जाता है। परिवहन वाहनों के ईंधन के रूप में किया जाता है। सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो होती है पर्यावरण प्रदूषण नहीं करती, जो होती है वो पाइपलाइनों के माध्यम से होती है। और इसका रसोई घर में सीधा उपयोग किया जाता है। दिल्ली के आसपास के क्षेत्र में, बड़ोदरा में, त्रिपुरा, राजस्थान, महाराष्ट्र इत्यादि में इसके दिल्ली, बड़ोदरा जो गुजरात में बड़ोदरा और दिल्ली के आसपास के कुछ भागों में इसके पाइपलाइनों के जाल बिछे हुए हैं। और ये कहाँ प्राप्त होती है? हमें भारत में इसके भंडार कहाँ हैं? त्रिपुरा, राजस्थान, महाराष्ट्र, कृष्णा और गोदावरी नदी का जो डेल्टा है उसमें भी ये पाई जाती है। जो प्राकृतिक संसाधन हैं उनके बारे में हम जिक्र करेंगे। जो जीवाश्म ईंधन होता है, वन, खनिज आदि, जो कोयला, पेट्रोलियम होते हैं, ये कौन कौन से होते हैं? समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन होते हैं। यानी कि यदि हम इनका बगैर सोचे समझे उपयोग करेंगे तो ये समाप्त हो जाएंगे। जीवाश्म ईंधन, वन, खनिज इत्यादि होते हैं। खनिज कौन कौन से होते हैं? जीवाश्म खनिज होते हैं जो लोहा, कॉपर, ये सब होता है, जस्ता इत्यादि, ये सब क्या होते हैं? ये खनिज होते हैं। जीवाश्म ईंधन का बता दिया था मैंने कि समुद्र में जो जीव होते हैं वो जब मर करके तलहटी में जम जाते हैं, उसके ऊपर मिट्टी की जो परत है वो जमती जाती है। उच्च ताप और दाब के कारण वो क्या होते हैं? धीरे धीरे जीवाश्म ईंधन में परिवर्तित हो जाते हैं। इस प्रक्रिया में बहुत समय लगता है और यदि इनका हम उपयोग सोच समझ के नहीं करेंगे तो क्योंकि ये बनने में बहुत समय लगाते हैं तो ये खत्म हो जाएंगे और हमें ऊर्जा के स्रोत उपलब्ध नहीं होंगे। इसलिए हमें जो प्राकृतिक सोर्स होते हैं उनके ऊपर डिपेंड रहना चाहिए। जैसे सौर ऊर्जा है, ये कभी समाप्त नहीं होती। पवन ऊर्जा ये कभी समाप्त नहीं होती। तो ये क्या होते हैं? ये समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन होते हैं। जैसे जीवाश्म ईंधन हो गया, वन हो गया। वनों का उपयोग यदि हम अंधाधुंध करेंगे तो ये समाप्त होने वाले हैं। तो जो हम पेड़ काटते हैं उसकी जगह हमें और पेड़ लगाने चाहिए ताकि ये समाप्त ना हो। कोयला होता है, पेट्रोलियम होता है, ये समाप्त होने वाले जो होते हैं, ये समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन होते हैं। मृत जीव होते हैं वो ईंधन के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं, तो इनको लाखों वर्षों का समय लगता है। ज्ञात भंडार कुछ 100 वर्ष और चलेंगे। इसके जो ज्ञात भंडार हैं वो थोड़े ही समय और ज़्यादा चलेंगे। इनको बनने में लाखों साल लगते हैं। और जो इसके ज्ञात भंडार हैं वो तो कुछ 100 वर्ष ही और चलेंगे। तो उसके बाद हम आने वाली पीढ़ियाँ हैं उनको क्या होगा? उनको जो जीवाश्म ईंधन है ये कहाँ से प्राप्त होगा? कोयला कहाँ से प्राप्त होगा? तो जीवाश्म ईंधन का जलाना ये क्या विश्व उष्णन से अत्यंत आवश्यक होने पर ही जीवाश्म ईंधन का उपयोग हमें करना
चाहिए। यदि जीवाश्म ईंधन का उपयोग आवश्यकता पड़ने पर ही किया जाएगा तो पर्यावरण बेहतर होगा, विश्व उष्णन का खतरा है वो कम होगा और ईंधन की उपलब्धता है वो लंबे समय तक बनी रहेगी। क्या होती है? पेट्रोलियम संरक्षण अनुसंधान समिति। ये हमें क्या गाइडलाइन देती है कि डीजल, ये इसकी गाइडलाइन है कि पेट्रोल और डीजल को बचाएं। और पेट्रोल और डीजल को हम कैसे बचाएंगे कि गाड़ी होती है, जब हम गाड़ी चलाते हैं तो वो यूँ नहीं कि उसकी स्पीड कम ज़्यादा हो। यदि हम एक निरंतर गति में उसे चलाएंगे तो इससे जो तेल है वो कम जलेगा और हमारी खर्चा भी कम होगा। और मध्यम गति से चलाएं, मीडियम स्पीड पे चलाएं, ना बहुत ज़्यादा तेज और ना बहुत ज़्यादा कम हो। और जिस स्पीड में हम चला रहे हैं उसी स्पीड पे गाड़ी चलाएं। तो इससे क्या होता है कि डीजल और तेल की बचत होगी। टायरों का दाब सही रखें, गाड़ी का नियमित रख रखाव करें, तो इससे भी क्या होता है, पेट्रोल डीजल बचेंगे। मैं आशा करती हूँ कि आपको मेरी इंट्रोडक्शन वीडियो अब काफ़ी समझ में आई होगी, आपको पता चला होगा कि हम चैप्टर में क्या क्या करेंगे। यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।